हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 9 है, और इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कक्षा 9वीं के। तो भाई इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका परिचय देखेंगे और प्रश्नावली 9.1 को भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी होता क्या है चैप्टर में, चैप्टर है क्या, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ में प्रश्नावली 9.1 में एक क्वेश्चन है, वो भी कुछ को भी कंप्लीट करेंगे। डन। चलो भाई ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसमें पहले देखेंगे समांतर चतुर्भुज की भूमिका। यानी पहली बात यह है कि भाई समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पहले तो वो जानेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज की भूमिका मतलब समांतर चतुर्भुज के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है तो भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो भाई हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल है। भाई ये चीजें मतलब समांतर चतुर्भुज पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, भाई त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के बारे में, और साथ ही साथ यहां पर हम देखेंगे भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसके बारे में भी देखेंगे। डन। यही मेन चीज है तो आपके 3 इंपॉर्टेंट, और इसी के आधार पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हमारा होने वाला है। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो यहां पर है भाई समांतर चतुर्भुज की भूमिका इन इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो भाई इसमें हमें एक चीज पता है कि समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। भाई ये लिख दिया हमने A, B, C और D। भाई ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब इसमें इसके गुण क्या होते हैं, होता क्या, मतलब इसमें क्या क्या चीजें बराबर होती है, क्या बराबर नहीं होती, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो भाई ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे भाई समांतर चतुर्भुज में फर्स्ट पार्ट कि भाई इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। डन। तो हम इसमें लिख सकते हैं AB जो है वो बराबर होता है DC के, ठीक है। और साथ में सेकंड की बात करूं तो इसके अंदर AD जो होता है वो बराबर होता है BC के। भाई इतनी बात होती है, ठीक है। और साथ साथ में ये बराबर के साथ समांतर भी होते हैं। AB जो होता है वो समांतर होता है DC के, और यहां देखा जाए तो AD जो होता है ये भी समांतर होता है BC के। भाई ये चीज हो जाता है। डन। तो हम यहां देख पा रहे हैं भाई क्या, ये रेखा इसके बराबर है और समांतर भी होती है। ओके। और यहां पर भाई AB जो है वो DC के बराबर भी होती है, भाई बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और क्या होता है, तो भाई और की बात करें तो थर्ड पॉइंट, इसके विकर्ण जो होते हैं, मैंने ये इसके विकर्ण बनाए, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया, जो कि ये ऊपर काट रहा है, ठीक है, ऊपर काट रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं विकर्ण, ये जो विकर्ण है भाई कौन सा, भाई AC तथा BD एक दूसरे को, AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। भाई क्या हो रहा है, समद्विभाजित। ठीक है भाई, यहां पर हम कह सकते हैं भाई विकर्ण AC तथा BD, भाई AC और BD है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। यानी बात की जाए तो भाई ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी चीज होती है। डन। चलो ठीक है। और कुछ इसकी प्रॉपर्टी है तो हम इसमें देखेंगे चौथे पार्ट में कि भाई कोण A जो होता है वो कोण C के बराबर होता है। यहां देखा जाए तो ये A कोण जो है वो C के बराबर होता है। ओके। और साथ में क्या होता है, तो भाई कोण D जो होता है वो भी B के बराबर होता है। भाई इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी A जो है वो C के बराबर होगा और D जो है वो B के बराबर होगा। डन। तो ये हमने लिख दिया। चलो भाई ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या चीज है,
और हम कह सकते हैं इसके जो लगातार जो कोण है, मतलब देखा जाए ए और बी जो है, जो ए और बी ये लगातार आ रहे हैं, बी और सी लगातार है, सी और डी लगातार है, ए और डी लगातार है, इस तरह लगातार है, तो ये जो कोण होते हैं इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए और कोण बी को जोड़ा जाए तो ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। और कोण बी और कोण सी जोड़ा जाए तो ये भी 180 डिग्री होगा। और भाई देखा जाए तो कोण सी और डी जोड़ा जाए ये भी 180 डिग्री होगा। और भाई कोण डी और ए जोड़ा जाए तो भाई ये भी 180 डिग्री होगा। भाई ये हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि किस कारण हो रहा है। तो हमें पता है दो रेखाएं जब समांतर होती है और बीच में कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके सह अंतः कोण जो होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। और उसी के आधार पर ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई समांतर चतुर्भुज में भी 180 होता है। कौन से? लगातार जो कोण होते हैं। डन। तो ये हमारी कुल प्रॉपर्टीज हो गई जो कि हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के बारे में हो गया कि भाई ये चीजें समांतर चतुर्भुज में होती है। ओके। और अगर कहा जाए भाई समांतर चतुर्भुज बताने के लिए भाई ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसको देख के हम कह सकते हैं वो समांतर चतुर्भुज है, यानी डायरेक्ट बस उतना ही पता हो, मतलब कम से कम हमें बताओ उतने में कह दे कि हम वो समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर कहा जाए अगर आपको सिर्फ ये पहला दिया हुआ है कि भाई कोई भी दो भुजाएं बराबर और समांतर हैं तो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, मतलब यही आपका बता सकता है समांतर चतुर्भुज है। या फिर सेकंड की बात की जाए तो ये भी समांतर चतुर्भुज बता देगा, ठीक है। या फिर इसकी बात की जाए, भाई इतना ही आपको दे रखा है कि भाई कोई एक चतुर्भुज है जिसमें उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करें, बस इतना आपको पता है, तो उतने में ही पता होने में ही आप कह दोगे कि वो समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये भी इनफ है, बता सकता है। ओके। उसके बाद कहा जाए इसमें अगर सिर्फ ये पता है आपको कि ए और सी बराबर है और डी और बी बराबर, यानी ये कोण बराबर है ये कोण बराबर है, उतने में भी आप कह सकते हो ये समांतर चतुर्भुज है। ओके। उसके बाद यहां की बात की जाए इस प्रॉपर्टी में, ये भी पूरा एक समांतर चतुर्भुज को बता रहा है। यानी इन पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी, एक गुण भी आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में, इन पांचों में से कोई एक गुण भी आपको दिख जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन से आपको हो गया कि वो समांतर चतुर्भुज है। ओके। तो यहां पर आपने देख लिया किसी भी समांतर चतुर्भुज पहचानने का तरीका, इसका बिल्कुल बेसिक वाला तरीका कि भाई कौन कौन से स्टेप हैं जहां से आप पहचान सकते हैं कि कोई चतुर्भुज जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। डन। तो ये 5 स्टेप बिल्कुल नोट कर लेना, ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला है कि आप इससे समझ पाओगे समांतर चतुर्भुज होता क्या है। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। भाई अगले स्टेप में देखते हैं अगला क्या है। ओके। चलो भाई, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम देख रहे हैं भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो यहां मैंने देखा कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है भाई, त्रिभुज हो गया हमारे पास, इसको लिखा भाई ए, इसको लिखा बी और इसको लिखा सी। क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? तो क्षेत्रफल का मतलब अगर कहा जाए तो इसका मतलब है भाई इसके अंदर का ये पूरा, ये क्षेत्रफल होता है भाई, ये क्षेत्रफल है पूरा भाई, ये चीज होगा भाई। इसके अंदर का क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना है, और वो कैसे ज्ञात होगा? अब इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैं इसको इरेज करता हूं, मिटाता हूं और क्षेत्रफल की बात करता हूं। तो भाई यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है आपका 1/2 गुणे में आधार होता है और गुणे में ऊंचाई होती है, ठीक है भाई। यहां पर हम कह सकते हैं भाई 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होती है, ये हमारा होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर भाई इसमें आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है? तो भाई ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ये याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। और लंबवत कैसे बनेगा? तो मैं लंबवत बनाना चाहूं तो भाई कोई भी त्रिभुज जो है उसमें ये एक सिर से हम यहां पर लंब खींच देते हैं, ये लंब आ गया, यानी 90 डिग्री का कोण आ गया। और इसको मैं लिख देता हूं कि ये आ गया डी, ठीक है, ये डी आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो इसका आधार क्या है? तो ये BC इसका आधार है और उस पर ये लंब आ गया भाई, ये आधार हो गया और ये लंब होगा, और यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कह सकते हो भाई 1/2 और आधार आपका है BC और ऊंचाई आपकी है AD। भाई ये चीज हो गया भाई, आधार है BC और ऊंचाई है AD, ये हमारा डन हो चुका है। ओके। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है भाई, ये हमारे पास आ गया है,
हाफ गुने में ए बी सी और एडी, ये चीज हो गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो हम हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर उसका यूज नहीं है। यहां पर आपको लंब के आधार पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और वो मैं आपको बता चुका हूं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अगला क्या है। तो अगले की बात करें तो ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई मैंने यहां पर बनाया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई, ये बना दिया। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो कैसे निकलेगा, ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, भाई ये आ गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैंने एक बीच में से रेखा खींची तो ये क्या बन गया, ये इधर एक त्रिभुज बन गया और एक इधर त्रिभुज बन गया, भाई दो त्रिभुज बन गए, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। अब मैं कहूं इसके अंदर कि भाई इसमें हमने एक लंब खींचा है। भाई लंब कैसे खींच रहे हैं, तो यहां की बात करूं कि भाई मैंने एक लंब यहां से ऐसे खींच दिया, ठीक है भाई, लंब खींच दिया है। अब यहां से अगर मैं इसमें लंब खींचता हूं तो यहां पर इसका नाम दे दिया भाई CDE लिख लिया, ठीक है। अगर मैं कहूं इसके अंदर ही कि भाई त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कौन सा क्षेत्रफल हो रहा है भाई, ACD, भाई ACD, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो भाई ये भी हमारा होगा 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था भाई 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई। तो इस त्रिभुज के लिए कहा जाए तो भाई आधार क्या आएगा DC और ऊंचाई क्या होगी AE होगा, यही होगा। चलो भाई ठीक है। तो भाई हमने लिखा DC गुने में AE लिख दिया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, अब उसी के बाद हम आते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला भाई, ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज। तो ऊपर वाला त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें क्या है भाई, इस त्रिभुज का नाम तो भाई त्रिभुज ABC है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलो भाई ये लिख दिया। इसमें आ गया भाई 1/2 और आधार की बात की जाए तो भाई यहां पर ये आधार है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आधार इधर वाला हो जाएगा, यानी AB आधार हो जाएगा। चलो भाई AB हमने लिख दिया, ठीक है। गुने में ऊंचाई होती है। अब इसकी ऊंचाई की बात कीजिए तो मैं यहां पर अगर यहां पर ये लंबवत खींचा जाए, ऐसा कुछ लंबवत खींचा जाए, ये यहां पर ऐसे लंब खींच दिया जाए, अरे ये ऐसे लंबवत खींचा जाए तो भी अलग नहीं है। ये रेखा और ये रेखा सेम टू सेम होगी, भाई ये रेखा और ये रेखा सेम टू सेम होगी। यानी इससे कहा जाता है कि भाई इसको लंब खींचने की जरूरत नहीं है, इसको लंब खींचने की जरूरत नहीं है, जो ये लंब है वही यहां पर आएगा। भाई जो रेखा हमने यहां खींची थी वो इसके बराबर होगी, यानी कि आधार तो यही है AB, लेकिन लंबवत ऊंचाई की बात करें तो भाई AE होगा, ठीक है। तो इसको भी लिखा हमने AE, भाई यहां पर हमने लिख दिया AE, ठीक है। लेकिन हमें क्या त्रिभुज निकालना था, हमें चाहिए था ये समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई समांतर चतुर्भुज, या दोनों को जोड़ देते हैं भाई, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो यहां लिखा भाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ा गया। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ACD प्लस में त्रिभुज ABC, इन दोनों को जोड़ा तो यहां पर क्या आएगा, तो भाई 1/2 गुने में DC गुने में AE आएगा, प्लस में 1/2 भाई AB गुने में AE आएगा, भाई ये चीज आएगा। डन, चलो ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई देखा 1/2 दोनों में सेम है, AE जो है दोनों में सेम है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो भाई लिख दिया भाई 1/2 और AE, इन दोनों को कॉमन ले लिया और बचा जो वो DC है और AB, इसको जोड़ दिया गया। और जैसा कि हमें पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी DC और AB क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बराबर है इसका मतलब क्या मैं इसमें लिख सकता हूं 1/2 AC गुने में 2 DC लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो DC के बराबर था, तो DC और DC तो 2 DC होगा, और इस 2 से ये 2 कट गया और बचा क्या, तो बच गया AC गुने में DC आ गया, ठीक है। AC नहीं AE है, ठीक है, AE गुने में DC आ गया है, ठीक है। यानी हमने यहां पर एक फॉर्मूला पूरा प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया भाई, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जस्ट इतना कि भाई आधार जो कि DC है और ऊंचाई जो कि AE है, बस इतना, इतने से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि हमारा यहां निकला है AE और DC।
भाई आधार और ऊंचाई को गुना करो और ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि भाई जो समांतर चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई आधार गुने में ऊंचाई बस। और त्रिभुज में क्या था, तो भाई 1/2 उसमें लगता है, जो हमने 1/2 यहां पर लिखा था, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। लेकिन समांतर चतुर्भुज में 1/2 नहीं होता, 1/2 को हटाओ और सिर्फ आएगा AE और DC, मतलब आधार गुने में ऊंचाई। डन, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई ठीक है, यहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई समांतर चतुर्भुज क्या है और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज समांतर चतुर्भुज से कैसे रिलेट करता है और कैसे हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। ओके, चलो भाई इतनी बात यहां पर समाप्त होती है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई प्रश्नावली हमारी जो है, प्रश्नावली आते हैं, पहली प्रश्नावली पे आते हैं। भाई पहली प्रश्नावली क्या होगी, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 जो है, जो कि हमारे पास ये चित्र दे रखा है, जो कि NCERT का जो पहला 9वां चैप्टर जो है उसके अंदर 9.1 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। भाई क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ओके चलो, तो इसमें कह रहा है भाई निम्नलिखित आकृति में, जो ये आकृति हमें दे रखी है, इसमें निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होती है। भाई इसमें से ये कह रखा है, इनमें से कौन सी आकृति है जो एक ही आधार, जैसे इसमें कहा है भाई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। भाई ऐसे कौन से आपको इसमें आकृति दिख रही है। और उसके बाद क्या है, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। भाई इन चीजों को लिखना है। तो भाई इसमें सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पे, ठीक है भाई। फर्स्ट में हम देखते हैं भाई, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये रेखा इसके समांतर है, भाई ऊपर रेखा समांतर है, ठीक है। और इसी के अंदर हम देखेंगे कि आकृति ABCD ये एक चतुर्भुज है और PDC ये एक त्रिभुज है। ये दोनों आकृतियां जो हैं एक ही आधार DC पर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में बनी है। भाई यही निकालना था, भाई क्या करना था, कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, कौन सी आकृति। ऐसी स्थिति में उस उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं भी ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम पहले देखते हैं भाई फर्स्ट के अंदर, तो यहां पर हम देखेंगे आकृति ABCD में। भाई इसमें देखा, इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई AB जो है वो समांतर है DC के, भाई AB DC के समांतर है, ठीक है भाई। और इसमें लिखेंगे भाई DC क्या है, ये आपका उभयनिष्ठ आधार है, आधार है। त्रिभुज कौन सा भाई, ए नहीं है वो, त्रिभुज हमारे पास है PDC तथा चतुर्भुज ADCB का। ठीक है भाई। भाई यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, भाई ये जो दो आकृति है PDC और ADC, इन दोनों के अंदर भाई AB जो है वो DC के समांतर है। भाई ये दोनों जो आकृति बनी है उसमें ये दो रेखाएं समांतर थी और DC इसका उभयनिष्ठ आधार है। भाई इन दोनों आकृतियों का DC उभयनिष्ठ आधार है और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, भाई दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहां पर हमने देखा भाई एक आकृति है PQRS और एक आकृति है MNRS है। भाई ये चीजें, भाई ये दोनों आकृति में एक ही आधार तो है, लेकिन दो समांतर, दो जो आपके एक ही समांतर, दो समांतर रेखाएं जो उनके बीच में नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई MN और SR इस दो समांतर रेखाओं के बीच में ये आकृति है और PQ और SR के बीच में बड़ी वाली आकृति है, यानी दोनों तो अलग अलग समांतर रेखाओं में हो गया। और हमें कहा गया था भाई क्या, एक ही समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए, तो क्या वो है, तो नहीं है। तो यहां पर हम इसमें कहेंगे सेकेंड पॉइंट में आकृति, ये जो आकृति हमारी है PQRS तथा MNRS एक ही आधार SR पर है। भाई एक ही आधार SR पर है, पर दो अलग अलग समांतर
रेखाओं के बीच है। ठीक है भाई, यहां पर ये आ गया भाई। इसमें क्वेश्चन में कहा था भाई क्या एक ही आधार पर है, तो हमने लिखा भाई यस, ये हमारा एक ही आधार एसआर पर है भाई, ये लिख दिया। उसके बाद इसने क्या 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 कहा भाई, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो भाई नहीं, यहां पर ये अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये पूरा एक्सप्लेन करके यहां पर लिख दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, तीसरे पार्ट को देखते हैं। चलो भाई, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, तो ये आकृति हमें दिख रही है भाई पी क्यू आर एस, भाई ये चीज है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मैं कह सकता हूं भाई क्या, इसमें पी, ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, तथा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा भाई, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये क्या है भाई, एक ही आधार पर है, एक ही आधार। कौन सा आधार है भाई, भाई हम यहां पर देख रहे हैं कि ये क्यू आर सेम आधार है भाई, इसी आधार पर ये त्रिभुज भी बना है और इसी आधार पर ये चतुर्भुज भी बना है भाई, दोनों चीजें। तो हम यहां पर देखें एक ही आधार कौन सा है, क्यू आर पर है, क्यू आर पर है, तथा भाई एक ही समांतर रेखाओं, भाई एक ही समांतर रेखाओं, और रेखाओं कौन सी है, तो भाई पीएस और क्यूआर, तो यहां पर लिखेंगे रेखाओं पीएस तथा क्यूआर, पीएस तथा क्यूआर के बीच स्थित है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया भाई। ये क्या हो गया भाई, दो ये रेखाओं के जो समांतर है उनके बीच स्थित है, और भाई एक ही आधार पर स्थित है भाई, ये चीज हो गया डन यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई तीसरा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। डन। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे, और चौथे पार्ट को देखते हैं भाई इसमें क्या होने वाला है। चलो भाई, तो भाई चौथे पार्ट में हम देख रहे हैं यहां पर भी 2 आकृति दिख रही है, कौन सी भाई, ए बी सी डी आकृति है, और हमारे पास है आर पी क्यू है। अब इसमें देखेंगे भाई एक ही आधार तो नहीं है, क्योंकि भाई इस त्रिभुज का आधार पी क्यू है और चतुर्भुज का आधार बी सी है भाई, आधार तो अलग हो गए, लेकिन क्या 2 समांतर रेखाओं के बीच में, तो हमने देखा भाई एडी और बीसी समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों ही स्थित है, यानी कि समांतर रेखाएं तो हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा चतुर्भुज ए बी सी डी तथा त्रिभुज, क्या नाम है भाई, आर पी क्यू, आर पी क्यू एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है भाई, यहां पर हम कहते हैं भाई 2 समांतर रेखाओं के बीच में, मतलब एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है ना, एक ही समांतर रेखाओं का मतलब एक समांतर नहीं है, रेखाओं का मतलब एक जोड़ा है, यहां पर ये पूरा जोड़ा हो गया, उस दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तथा, या फिर लिखेंगे पर, भाई यहां पर लिख दिया हमने पर, या फिर लेकिन कह सकते हैं भाई, एक ही आधार पर नहीं है, एक ही आधार पर नहीं है। ठीक है भाई, डन होता है यहाँ पे। ओके, तो ये चौथा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं 5वें पार्ट पे और देखेंगे भाई 5वें पार्ट में क्या है। ओके, चलो हाँ जी, 5वें पार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आकृति दिख रही है भाई ए बी क्यू डी, भाई ये आकृति है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई आकृति जो है हमारे पास ए बी क्यू डी, तथा एक और आकृति हमारे पास है, चतुर्भुज है वो भी भाई ए डी सी पी, भाई ए डी सी पी। अब इस दोनों आकृति में देखते हैं भाई, एक तो ये बाहर पूरी आकृति और एक अंदर ही आकृति है, दोनों का आधार सेम है भाई, एक ही आधार है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं ये दोनों जो है एक ही आधार पर हैं, ही आधार, एक ही आधार एडी पर स्थित हैं।
ठीक है भाई, एक ही आधार AD पर ये तो स्थित है। डन, चलो ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, तो यहां पर एक चीज तो देख ले, एक ही आधार पर स्थित है, तो क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो भाई बिल्कुल, ये दोनों आकृतियां इन दोनों रेखाओं के रेखाएं जो कि समांतर है उनके बीच में स्थित है। तो हम यहां पर लिखेंगे तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो वो भी लिख देते हैं। और इसमें वे रेखाओं के बीच स्थित है, जो कि क्या है भाई, इसमें पूरा ये भी लिख देते हैं, रेखाओं के साथ में रेखाओं का नाम भी लिख देता हूं, जो कि भाई AD और BQ है, वो भी लिख देते हैं। रेखाओं AD तथा BQ, एक ही समांतर रेखाओं AD तथा BQ के बीच स्थित है। डन, तो ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, मतलब पांचों पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। फिर हम आएंगे यहां पर छठे पार्ट में, और छठे पार्ट में देखेंगे कौन सी आकृति है जो कि एक ही आधार पर है, बट वो दो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। तो चलो इसमें देखते हैं भाई छठे पार्ट में। ओके, तो छठा पार्ट हमें यहां दिख रहा है भाई, ये फिगर है हमारे पास, भाई ये चित्र है। इसमें हम देखते हैं भाई आकृति कौन कौन सी है। तो भाई पहली आकृति मैंने लिखी कौन सी भाई, APSD। भाई आकृति एक चतुर्भुज लिखा हमने APSD, ठीक है। और दूसरी आकृति मैंने लिख दी भाई BPSC, लिख दिया भाई, ये लिख दिया हमने। आकृति हमारे पास है BPSC, ओके। और तीसरी आकृति भी आ रही है यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं भाई QPSR। तो हमने लिखा तथा चतुर्भुज है हमारे पास QPSR। भाई ये हो गए हमारे तीन चतुर्भुज। कौन कौन से हो गए, एक ये छोटा वाला हो गया, एक ये बड़ा हो गया और एक पूरा बड़ा हो गया। और इन तीनों चतुर्भुज की बात करें तो तीनों का आधार एक ही है। कौन सा भाई, PS। भाई PS जो है वो छोटे में भी है और बड़े में भी है और सबसे बड़े में भी है, तीनों में है। तो हम यहां लिखते हैं भाई ये तीनों जो है एक ही आधार कौन सा भाई, PS पर स्थित है। ठीक है भाई, ये एक ही आधार PS पर स्थित है। तथा भाई इसके बाद आते हैं क्या भाई, तथा एक ही समांतर रेखाओं जो कि कौन कौन सी भाई, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की वजह एक ही समांतर रेखाओं में कहा है भाई, ये तो अलग, ये तो समांतर है, ये तो अलग समांतर है, ये तीसरा अलग तो समांतर है भाई, एक ही समांतर का है। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं भाई ये PQ और SR जो है भाई, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये आकृति भी छोटी वाली और थोड़ी बड़ी वाली भी ये समांतर है और बड़ी वाली भी, ये तीनों आकृतियां PQ और SR इन दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो हम यहां पर लिखेंगे समांतर रेखाओं कौन कौन सी है भाई, PQ तथा SR के बीच स्थित है। ठीक है भाई बीच स्थित है, ये हमने यहां पर निकाल दिया। यहां पर ये छह के छह पार्टों को हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि भाई यहां पर हम एग्जैक्ट देख पा रहे हैं कि भाई कहां पर एक ही आधार है और कहां पर दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी यहां पर खत्म होती है। ओके, और भाई इस प्रश्नावली में आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, तो यहां पर सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखा भाई, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो इसको समझा हमने, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा। उसके बाद हमने यहां पर देखा कि कोई भी जो आकृति होती है उसको हम कैसे पहचान पाते हैं कि वो एक ही आधार पर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसी
उसी के यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन हम करेंगे जो कि 9.2 प्रश्नावली में आएंगे, तो भाई वो भी चीजें करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले भाई हमने इसे कंप्लीट करना था और ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको करना है इसे रिवाइज, एक बार खुद से रिवाइज करो जिससे ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 वीडियो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। ओके, और यहां पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू भाई ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और वो कैसे है, तो यहां पर आपको मिलता है बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कोर्स। और वो कैसे, तो आप यहां देख सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि क्या है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी बहुत सी चीजें हैं भाई, और भी बहुत सी चीजें। इसके बाद आओगे नेक्स्ट, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब भाई आपको क्या करना है, भाई आपकी बात की जाए तो आप हो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप हो कक्षा 9वीं में तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और 9वीं कक्षा पर जैसे ही क्लिक करोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको इन सभी टीचर्स में किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, और वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। भाई टीचर जो भी है उनको आप सेलेक्ट कीजिए, उसके नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आप देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भाई यहाँ पर जैसे कि गणित विषय है, तो अगर मान लो आपको पूरे गणित विषय का पूरा कोर्स देखना है तो मेरे सामने यहाँ इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वॉच नाउ पे होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही भाई इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या क्या चीज, तो पाठ्यक्रम का परिचय और बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक, ज्यामिति, बहुत सी चीजें। अब इनमें क्या है, तो इनमें ये चीजें कि जैसे आप इनमें से किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे, चैप्टर पर क्लिक करते एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की जो लिस्ट खुलेगी उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, तो वहां पर सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी चैप्टर में आपको मिलेगा सबसे पहले पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि भाई उस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से रूल रेगुलेशन यूज होने हैं। ओके, उसके बाद मिलेगा पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें आपके सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन सभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाए हुए हैं। उसके बाद आपको मिलता है पूरा वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवा रखा होगा, भाई वो मिलने वाला है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है भाई, तो उसके बाद आपको मिलेगी एमसीक्यूज की पूरी सीरीज, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज, यानी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद तो और भी बहुत चीजें मिलने वाली है। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज की जरूरत नहीं, हर चीजें बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको मौजूद करवाई जा रही है। तो आप इसका फायदा उठाइए। भाई करना जस्ट यही है, भाई इन चैप्टर पर क्लिक कीजिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके बाद वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उसमें से जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते हुए इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी। अच्छा एक मिनट, इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई, उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल हैं। तो भाई आप तो इसका फायदा उठा ही रहे हो, तो इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है उनको ये सजेस्ट कीजिए, जिससे कि भाई उनको भी फायदा मिल पाए। डन, तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।